इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है जो आपको जॉब के बाद सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। पिछले 2 वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिकोड किया था और उससे पहले हमने आईईएस एग्जैक्टली जो एग्जाम की डिमांड है उसको डिकोड किया था। ये उस सीरीज का तीसरा वीडियो है, 7 वीडियो की पूरी सीरीज है। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, कहाँ से, उसमें पूरा देखेंगे ग्रोथ, इन्फ्लेशन का रोल, कैसे आईएसएलएम, एडीएस, फिलिप्स कर्व जैसे मॉडल्स और पॉलिसी लॉजिक मतलब आईएसएलएम के साथ आगे के कॉन्सेप्ट्स को लिंक करते हुए इस वीडियो में हम क्लियर कट सारी चीज़ों को समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के आंसर लिखते टाइम क्या आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है। क्योंकि जब आप जॉब में जाते हैं तो आप एज एन एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, और जब एडवाइजर आपको बनना है मतलब आपको रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो की समझ होनी चाहिए, जो कि इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। उस नजरिए से आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखना है और पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड इन आईईएस। तो सबसे पहले समझते हैं हाई रिस्क मैंने क्यों बोला और क्या उसका रीजन है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि कीनीशियन शॉर्ट रन में ज्यादा बिलीव करते हैं, जो कीनीशियन इकोनॉमिस्ट होते हैं। कीन्स की शॉर्ट रन की थ्योरी को अगर आप क्लासिकल की लॉन्ग रन थ्योरी से कनेक्ट करते हैं तो ये हाई रिस्क है। क्यों? अगर आपने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया तो आपका एक्सप्लेनेशन ब्लंडर बन सकता है एग्जामिनेशन में। हाई रिवॉर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स इतने सारे होते हैं कि अगर आपने सही तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर लिया तो आपको मार्क्स भी पूरे पूरे मिलते हैं। जैसे कि फिलिप्स कर्व की बात कर लें तो फिलिप्स कर्व शॉर्ट रन लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है? फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन में वर्टिकल क्यों हो जाता है, और क्या है नाइरू, NAIRU, तो इसका क्या मतलब है? ये सारी चीजें आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर लें तो आपको रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, मैक्रो मेक्स और ब्रेक रैंक्स। जैसा मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिछले वीडियो में भी कहा था कि माइक्रो एक बहुत बड़ा पोर्शन है, पर यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा जो आपको कहीं ना कहीं माइक्रो में भी हेल्प करेगा और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हेल्प करेगा। इसके बाद जो मॉनेटरी से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है इवन इंडियन इकोनॉमिक्स में, उसका भी बेस मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और इंडियन इकोनॉमिक्स का तो पूरा पेपर है 200 नंबर का, तो ये चीज आपके लिए वहां भी काम आने वाली है। प्लस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जब हम लिंक करते हैं तो मॉडल्स भी इससे कनेक्ट होते हैं। तो समझते हैं पहला क्या। क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड। अगर आपने पिछले 2 वीडियो मेरे देखे होंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे। ओपन एंडेड मतलब वो डायरेक्टली नहीं पूछते व्हाट इज फिलिप्स कर्व और डिफाइन फिलिप्स कर्व। वो आपसे इस तरह से पूछेंगे कि फिलिप्स कर्व इज अ ट्रेड ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट इन द लॉन्ग रन व्हाई इट बिकम्स वर्टिकल, they will ask the reasons. Okay, Keynesian economics, they will ask like why classical economist supply creates its own demand failed. तो आपको उसमें एग्जांपल्स बताने, जैसे मैं अगर आज बटन वाला फोन बनाता हूं और सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब मैं कितने भी मोबाइल फोन बनाऊं और वो बाजार में आसानी से बिक जाएंगे, तो क्या ये सही है? द आंसर इज रॉन्ग। लॉन्ग रन में भले ही बिक जाए 500 रुपए में खत्म हो जाएगा माल, बट क्या आज की डिमांड है? तो कीनीशियन इकोनॉमिक्स डिमांड साइड से वर्क करता है। तो ये आपको समझना होगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस को आंसर किस तरह से करना है। यहीं पर आपका लॉजिक और इकोनॉमिक्स चेक होती है। मार्क्स डिपेंड ऑन कोहेरेंस नॉट वॉल्यूम, मतलब क्या आप एग्जैक्टली लिख रहे हो, ऐसा नहीं कितना लिख रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता। वीक मैक्रो आंसर्स कोलैप्स कंप्लीटली। शुरुआत ही गलत हो गई तो प्रॉब्लम होगी। लास्ट स्लाइड पे मैं आपको आंसर कैसा होना चाहिए वो भी बताऊंगा। अब यूपीएससी को क्यों मैक्रो पसंद है? क्योंकि मैक्रो एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है और जब आप जॉब में चले जाओगे, आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करनी है। सबसे पहले टेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट, मतलब किस तरह से आप एक ही कंसिस्टेंसी से सोच पाते हैं। जैसे इन्फ्लेशन का रिलेशन विथ इंटरेस्ट रेट, अब एक कंसिस्टेंसी है किसमें? थॉट में। मतलब अगर इन्फ्लेशन डाउन होगा तो आरबीआई रेपो रेट के साथ क्या करेगा, जब आरबीआई रेपो रेट के साथ क्या करेगा तो फिर उससे इन्वेस्टमेंट पे क्या इंपैक्ट होगा, क्रेडिट पे क्या इंपैक्ट होगा, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा, उससे प्राइजेस पे क्या इंपैक्ट होगा, इवन उसका इंपैक्ट एक्सचेंज रेट पे। तो ये सब चीजें आपको बताती है कि आप कितना अच्छा समझ पाते हैं। फिर इट टेस्ट एबिलिटी टू लिंक मॉडल्स एंड पॉलिसी। पॉलिसी क्या हो गई? मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉडल क्या हो गया? आईएसएलएम हो गया। तो आईएसएलएम है, अगर एक इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में है और वो इकोनॉमी में मान लो हमको डेफिसिट कंट्रोल करना है और कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा ना हो, तो किस तरह की पॉलिसी अपनानी होगी? कॉन्ट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी, या फिर पॉलिसी मिक्स,
जैसे फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी। तो ये आपको यहाँ चीजें समझनी पड़ेगी। आगे की स्लाइड में मैं समझाने वाला हूँ। इट टेस्ट इकोनॉमिक मेच्योरिटी, किस मेच्योरिटी से आप सब्जेक्ट को समझते हैं, किस अथॉरिटी से आप उसके आंसर को लिखते हैं, और कितना क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके दिमाग में है while राइटिंग आंसर। ठीक है, IAS मैक्रो इकोनॉमिक्स टेस्ट वेदर यू कैन थिंक लाइक पॉलिसी इकोनॉमिस्ट और नॉट। ठीक है, तो काफी कुछ आप समझ गए होंगे पहली स्लाइड में। अब स्टार्ट करते हैं हाउ यूपीएससी फ्रेम्स IAS मैक्रो क्वेश्चन। सबसे पहले हमको ये समझना है यूपीएससी फ्रेम कैसे करता है ये सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला IAS मैक्रो क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्ट, वो हमेशा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसका मैंने आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन कंपाइलेशन बनाया है, सपोर्ट नंबर दिया है, आप उसको PDF डाउनलोड कर लेना, वो सपोर्ट नंबर पे मांग लेना अगर PDF ना मिले तो। एक साल के क्वेश्चन मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किए हुए हैं, जिससे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। और इस टाइप के और क्वेश्चंस आपको PYQ की हेल्प से मिल जाएंगे, आपका काफी सारा समय बच जाएगा उसको कंपाइल करने का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टिपिकल क्वेश्चन लैंग्वेज कैसी होती है? एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ, डिस्कस अंडर व्हाट कंडीशन, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल। इस टाइप से आपके सेंटेंस बनते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन एनी इकोनॉमी इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, सपोज ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, या डिस्कस अंडर व्हाट कंडीशन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन क्योरिंग द रिसेशन इन द इकोनॉमी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आप इसको समझो और आंसर करो। इंप्लीकेशन क्या है? डेफिनेशन है, मतलब जो भी आपके अजम्पशंस हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, ये सारी चीजें लिखनी है। डायग्राम क्या है? सपोर्टिव डायग्राम्स बनाने हैं, मतलब मैक्रो में डायग्राम सेंट्रल नहीं होते, मतलब जो भी चीज थ्योरी आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसका आपने डायग्राम बनाया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या है? यही होता है आपका कोर ऑफ द आंसर, मतलब 70-75% ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, हार्ड ट्रूथ की बात करते हैं। एक्सप्लेनिंग मॉडल्स विदाउट एप्लीकेशन इज पेनलाइज्ड, मतलब अगर मैं सिर्फ मॉडल लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ISLM पे क्वेश्चन है, ISLM का क्वेश्चन आपने लिख दिया और बिना उसमें मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी को इंटीग्रेट किया, या फिर आपने उसमें लिक्विडिटी ट्रैप को इंटीग्रेट नहीं किया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बल्कि आप बोलोगे मैं तो सब लिख के आया था, फिर भी यूपीएससी मार्क्स नहीं देता। यू शुड नो हाउ टू फेच मार्क्स, हाउ टू राइट बेटर देन अदर्स, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ना रिलेटिविटी का है। आपको टॉप नहीं करना एग्जाम, आपको दूसरों से बेहतर करना है बस। तो अगर 4 आंसर मैं रखूं और आपका आंसर स्टैंड आउट हो रहा है तो आप ही जीतोगे। ठीक है, सो ग्रोथ इज नॉट अबाउट डेफिनेशन। ओके, लेट्स सी ग्रोथ के क्वेश्चन कैसे आते हैं। सोर्सेज ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ। अभी सब आपने सुना होगा मैक्रो में कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते। सबसे पहले हम यही बात करते हैं, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ्स। फिलिप्स कर्व बेस्ट एग्जांपल है इसका। इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट रन में तो ट्रेड ऑफ है, पर लॉन्ग रन में क्या ट्रेड ऑफ बंद हो जाता है? इंडियन इकोनॉमी में फिलिप्स कर्व क्यों एप्लीकेबल नहीं है? ऑल्दो वो आपसे इंडियन इकोनॉमी से लिंकेज क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इंडियन इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमी में फिलिप्स कर्व एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ही सही से नहीं मिलता, और जो इन्फ्लेशन है वो भी अपने जो फ्यूल और फूड है उनसे ज्यादा इंपैक्टेड है। तो ये सारी चीजें इसमें पूछे जाते हैं। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज, सेंट्रल बैंक का रोल हो गया, है ना, पॉलिसीज हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का क्या रोल है किसमें? क्योरिंग इन्फ्लेशन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, गवर्नमेंट डेट, ये सारी चीजें। फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है। जैसे फॉर एग्जांपल करंट इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप लिए। इनकम टैक्स में लिमिट बढ़ा दी जिससे कम लोग टैक्स पे करें और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, ज्यादा पैसा उनकी जेब में रहे खर्च करने के लिए। फिर सरकार ने क्या किया? लगातार इंटरेस्ट रेट्स कम किए जिससे कि मार्केट में क्रेडिट बढ़े, क्योंकि बैंक्स माइनस में फेस कर रहे थे उनकी जो लोन देने की फंड्स हैं और लोन की पावर है। फिर उसके बाद सरकार ने GST 2.0 लेके आए, उससे GST रेट कम किया और 2 स्लैब हटाई दिए, उससे भी इनडायरेक्ट टैक्स कम हुआ। तो इसका मतलब जब इकोनॉमी चलती है तो इकोनॉमी में लगातार चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है,
वो हो गया रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन है पॉलिसी। फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, कैसे हम जो करंट ग्रोथ है वो सस्टेन कर पाए। जैसे इंडिया अभी गोल्डीलॉक्स जोन में है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ग्रोथ अच्छी हो रही है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में, इससे अच्छा और क्या चाहिए आरबीआई को। आरबीआई का टारगेट ही दो है, ग्रोथ बढ़ती रहे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और सोर्सेस ऑफ ग्रोथ, ही सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने आपको चारों चीज अच्छे से समझा दी। आइए इसका एंगल देखते हैं। ग्रोथ मॉडल जो है ना, जैसे सोलो मॉडल है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की बात करता है कि भाई लॉन्ग रन में अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो वो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की वजह से ही ग्रो कर सकता है। तो मॉडल जो है ना वो टूल्स है, वो एंड नहीं है, वहां खत्म नहीं हो जाती अपनी कहानी, उनको टूल की तरह यूज करना है अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, फिर फोकस ऑन मैकेनिज्म नॉट हिस्ट्री। कोई भी मॉडल दिया, एंडोजेनस मॉडल है मान लो, एंडोजेनस मॉडल ह्यूमन कैपिटल की बात करता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करता है। अब एंडोजेनस मॉडल किसने दिया, किस साल में दिया, वो उतना मैटर नहीं करता। ठीक है, सो ग्रोथ आउटकम्स डिपेंड ऑन इंसेंटिव्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसी क्रेडिबिलिटी, किस तरह की क्रेडिबिलिटी। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब आरबीआई गवर्नर कुछ कहता है तो वो क्रेडिबल सोर्स होते हैं, इसलिए उनको इतना ध्यान से चीजें बोलनी होती है। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, लॉजिक ओवर लेबल्स, क्या मतलब इस चीज का, यूपीएससी कहां फोकस करता है, डिमांड पुल वर्सेस कॉस्ट पुश। कोविड-19 में प्रॉब्लम क्या थी, डिमांड पुल की थी या कॉस्ट पुश की थी, या ये सप्लाई साइड प्रॉब्लम थी या डिमांड साइड प्रॉब्लम थी। तो इस टाइप की चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ये एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। कॉस्ट पुश मतलब लेबर की वेजेस बढ़ गई तो कॉस्ट बढ़ गई प्रोडक्शन की। डिमांड पुल हो गया मतलब लोगों का इनकम टैक्स रेट कम हो गया तो अब लोग ज्यादा पैसा है खर्च करने में, तो डिमांड मांग रहे हैं। हर आदमी के पास मान लो सैलरी सबकी डबल हो जाए, आउटपुट तो डबल होगा नहीं, तो क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन ग्रोथ का ट्रेड ऑफ हमेशा ही रहता है, तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में कभी कभी ग्रोथ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और वाइस वर्सा। फिर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस क्रेडिबिलिटी, तो इकोनॉमी कभी ओवर हीटेड रहती है जैसे हम कहते हैं, मतलब इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म बहुत हाई है। फिर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में इन्फ्लेशन कम क्यों है, क्योंकि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट सरकार ने कम किए हुए हैं। लॉजिस्टिक्स बराबर है, सब्जियों के रेट आसमान नहीं फाड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर है, स्टोरेज प्रॉपर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है, जहां पे डेफिसिट होता है सरप्लस एरिया से वहां पहुंचाया जाता है, तो इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। अब लोग इसमें भी चिंता में कि भाई इन्फ्लेशन इतना कम कैसे, आज तक नहीं रहा, मतलब अगर सरकार सही काम कर रही है तो भी प्रॉब्लम। तो ये सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं इकोनॉमी में, वो हमको समझना होता है। जो बहुत कॉमन, मैंने जितनी भी आंसर राइटिंग में टेस्ट सीरीज में कॉपीज इवेल्युएट की, उसमें ये दो चीजें जरूर देखी हैं। जब भी क्वेश्चन इन्फ्लेशन पे आएगा बच्चे इन्फ्लेशन लिख देते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, साइक्लिकल इन्फ्लेशन, वो नहीं पूछा जा रहा बेटा यहाँ वो ये नहीं पूछ रहे हैं, या फिर इन्फ्लेशन के डायनामिक समझाने लग जाते हैं, वो चीज नहीं पूछी जा रही है। तो ये चीज है हमको क्लियर कट समझनी है कि इन्फ्लेशन इज सस्टेन्ड व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर अनएंकर्ड। एंकर मतलब आरबीआई उसको कंट्रोल करता है, और जब नहीं होता तब ये चीज होती है। ठीक है, मैक्रो मॉडल्स की बात करते हैं। ठीक है, हाउ टू यूज देम इन आईईएस। जैसे आईएसएलएम मॉडल है, अब मैंने आपको बताया पॉलिसी मिक्स है। अभी मान लो इंडिया की आपको डेट कम करनी है और इस डेट को कम करने में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो क्या करें, पॉलिसी मिक्स को यूज करें। पॉलिसी मिक्स क्या कहता है कि जो फिस्कल पॉलिसी है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लो और मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपैंड कर लो, तो इस तरह से आप क्योर कर पाओगे प्रॉब्लम। तो आईएसएलएम का जो मॉडल था उसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ऐसे ही आप उसको लिक्विडिटी ट्रैप से भी कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल अब देखते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं स्लाइड पे। एडीएएस मॉडल है, ठीक है। एडीएएस मॉडल में हॉरिजॉन्टल होगा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर, कब, जब कीन्स की बारी आएगी, ठीक है। वर्टिकल कब होगा, जब क्लासिकल बोलेंगे, और ये लॉन्ग रन में होगा, ठीक है। और अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा, जब इन दोनों का सिंथेसिस होगा। तो इस टाइप से जब एडीएएस मॉडल को आप पढ़ोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी और आप अच्छे से एक्सप्लेन करके मार्क्स फेच कर सकते हो। फिलिप्स कर्व है, फिलिप्स कर्व ऐसा भी रहता है, फिलिप्स कर्व वर्टिकल भी हो जाता है। क्या रीजन है उसके, मैं ऑलरेडी आपको चीजें
पहले बता चुका हूं। तो अब इस तरह से उसको समझ के ये तीनों मॉडल को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि हर बार इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। जब मैंने आपको बोला है PYQ कंपाइलेशन, आप उसमें देखना, आपको इनकी फ्रीक्वेंसी दिखेगी। इसके अलावा मैंने ये हीट मैप बनाया हुआ है, वो IAS के अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, जिसमें मैंने टॉपिक्स निकाले हैं कौन से बार बार पूछे जाते हैं। वो हीट मैप मैट्रिक्स, जिसमें रेड, येलो और ग्रीन करके मैंने चीजें निकाली हैं, सेग्रीगेट किया है, उसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिले तो नीचे सपोर्ट नंबर पे हीट मैप मैट्रिक्स रिक्वेस्ट कर लेना, वो आपको PDF दे देंगे। ठीक है। करेक्ट यूज कैसे कर सकते हैं इसका? पहले अजम्पशंस बनाने हैं, जैसे ISLM या ADAS, उनके कुछ अजम्पशंस हैं, उसको मेंशन करना है। मॉडल को एक्सप्लेन करना है किस बेसिस पे? आउटकम बेसिस पे, कि भाई अगर ADAS मॉडल है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगी, है ना। एग्रीगेट सप्लाई के बारे में ध्यान रखना है तो कैसे होंगे, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। ISLM को पॉलिसी मिक्स से कनेक्ट करना है तो कैसे होगा। तो आउटकम बताना यहाँ जरूरी है। और फिर उसके बाद लिमिटेशन उन मॉडल्स की। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पूरा डेरिवेशन पे चले जाते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक में जैसे दिया हुआ है वो वैसे बुकिश लैंग्वेज में लिखने लगते हैं। देखो, बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, रटने वाले लोग नहीं चाहिए। रटने वाले लोग होते तो वो ऑफिसर अपना डिसीजन कैसे ले पाएंगे खुद से सोच के। आज कंडीशन फिक्स है, रियल लाइफ में तो रोज नई चैलेंज आते हैं, वो आप कैसे करोगे। सो मॉडल्स सिंप्लीफाई द रियलिटी, मॉडल सिंप्लीफाई रियलिटी टू क्लैरिटी। तो ये आपको यहां से कनेक्ट करना होगा। ठीक है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं IAS के पर्सपेक्टिव से। पॉलिसी इवैल्यूएशन नॉट पॉलिसी लिस्टिंग, मतलब सिर्फ लिख देने से नहीं होगा, जो पॉलिसी है उसको इवैल्यूएट करके आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना होगा। फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या कहता है? RBI ने कोई डिसीजन लिया, रेपो रेट को कम किया, अब बैंक्स भी उसको कम करेंगे। RBI ने 100 बेसिस पॉइंट किया, मान लो बैंक्स ने 70 बेसिस पॉइंट किया, मतलब ये ट्रांसमिशन लैग है। लैग दो वजह से हो सकता है, एक तो कम होगा और ये टाइम ड्यूरेशन की भी बात है। तो जैसे RBI जब जब रेपो रेट कम करता है, बैंक FD के रेट तो फट से कम कर देता है, पर लोन के रेट उतनी जल्दी कम नहीं करते। तो जब RBI ये सोच के कर रहा है कि मैंने रेपो रेट कम किया तो उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे ये होना है, पर अगर बैंक्स नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। इसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो ऐसे ट्रांसमिशन मैकेनिज्म मैंने सिर्फ आपको मॉनेटरी पॉलिसी का होता है, फिस्कल पॉलिसी का भी होता है। ठीक है। टाइम लैग्स उसमें देखने होते हैं, उसका ट्रेड ऑफ देखना होता है कि भाई ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का है। फिर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इफेक्टिवनेस देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल RBI जब भी इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा करता है, उसके बाद वो एक पॉलिसी स्टैंस रिलीज करते हैं कि एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस है, मतलब आगे भी हम तैयार हैं अगर और रेट कम करना पड़े तो। अगर वो बोले कि नहीं हम न्यूट्रल है, मतलब हम 2 महीने बाद इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से डिसीजन लेंगे, या फिर वो कहते हैं हॉकिश है, मतलब हम इन्फ्लेशन के डेटा पे ध्यान से नजर गड़ा के रखे हैं, जिससे कि अगर ऊपर नीचे हो तो हम रेट को एडजस्ट कर सकें। ठीक है। एग्जाम्पल इंसाइट के तौर पे समझते हैं, फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी इज कंस्ट्रेंड। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज लिमिटेड अंडर सप्लाई शॉक्स। तो मैं कितना ही क्रेडिट बढ़ा दूं इकोनॉमी में, अगर जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है तो कैसे होगा। क्रेडिट जो है, क्रेडिट मतलब लोन, सिंपल। अब लोन के इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोन की डिमांड बढ़ेगी, लोन की डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आने से जो सप्लाई कंस्ट्रेंट है वो प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ये यहाँ लिमिटेड यूज है, और लिमिटेड रहती है मतलब उसका असर लिमिटेड रहता है जब सप्लाई शॉक्स हो। मतलब आप लोन कितना ही दे लो, पर सप्लाई में इश्यू है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ठीक है। पॉलिसी इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। तो पॉलिसी की जो इफेक्टिवनेस है वो मैक्रो इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था 20 मार्क आंसर, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या लिखना होता है। सो IAS मैक्रो इकोनॉमिक के आंसर का आर्किटेक्चर देखते हैं। पहला है कॉन्टेक्स्ट और अजम्पशन। जिस भी बारे में आप बात कर रहे हो पहले वो मेंशन कर दो। जैसे क्लासिकल के बारे में बात कर रहे हो तो ग्रेट डिप्रेशन की बात मेंशन कर सकते हो, कीन्स की बात कर रहे हो तो जो इंटर वॉर पीरियड है उसमें कीन्स ने कैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की कोशिश की थी। अगर कीन्स के फेलियर की बात कर रहे हो तो 1970s का स्टैगफ्लेशन मेंशन कर सकते हो, जहां पे सरकारों ने कीन्स का मॉडल तो इंप्लीमेंट किया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, पर उससे हुआ क्या, इन्फ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन मतलब इकोनॉमी स्टेगनेंट रह गई और इन्फ्लेशन बढ़ता गया।
रीज़न उसका कुछ और था, वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हो गए थे इसीलिए, और जो इनपुट कॉस्ट थी वो बढ़ गई थी, जैसे कि ऑयल के प्राइसेस। फिर रेलेवेंट मॉडल इंट्यूशन, तो जो भी आपका मॉडल है, फिलिप्स कर्व है या ADAS मॉडल है, उसके बारे में आप बनाओ, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल आर्ग्यूमेंट। कैसे करोगे आप? एरो वाइज यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर समझाता हूं, इसको इस तरह से देखते हैं, ठीक है। RBI ने मान लीजिए इंटरेस्ट रेट डाउन किया, तो फिर क्या होगा? फिर आप एक एरो बना दो इधर। फिर इंटरेस्ट रेट डाउन करने से क्या होगा भाई? क्रेडिट जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब क्रेडिट की कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो आप इस टाइप से एक रिलेशनशिप चार्ट बना सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं डायग्राम, जहां जहां हो डायग्राम बना दो, क्योंकि कम एरिया में आप ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फिर पॉलिसी इंप्लीकेशन, तो कोई भी चीज है उसको इंप्लीमेंट रियल लाइफ में कैसे होगी। तो फॉर एग्जांपल इंडिया ने क्या किया? PLI स्कीम लॉन्च की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो PLI स्कीम में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसके लाने से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आई, इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है, और लोगों को सस्ते में चीजें मिल रही है, जैसे कि एप्पल का आईफोन इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिर बैलेंस कंक्लूजन, मतलब जो सवाल है उस हिसाब से कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती लिखें कंक्लूजन। कंक्लूजन इज नॉट अ समरी। अगर आपसे डिसीजन लेने को बोल रहे हैं तो आप डिसीजन लीजिए उसमें, क्योंकि अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे, आप अवॉइड करेंगे उसको, तो भी मार्क्स आपके लूज होंगे, ठीक है। सो वन क्लीन डायग्राम, स्ट्रॉन्ग लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन 3 पेजेस ऑफ थ्योरी, ठीक है। फाइनल टेक अवे UPSC का माइंडसेट, मतलब कौन लोग क्लियर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर IAS में, जिनको क्लैरिटी ऑफ थॉट होती है। तो जो पूरा मैंने बताया कैसे है, क्योंकि मैंने पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लैरिटी ले रखी है। ये इंसान ये कहता है, ये सिचुएशन ये होती है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होता है, ठीक है। फिर आ जाता है लॉजिकल सीक्वेंसिंग, क्लासिकल, उसके बाद कीन्स, उसके बाद पोस्ट कीन्स, मॉनिटरेस, सप्लाई साइड। तो सीक्वेंस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज का। मैंने आपको थॉट के रिलेटेड बताया। फिर बैलेंस्ड इवैल्यूएशन, मतलब पॉलिसी मिक्स, जैसा हमने एग्जांपल लिया था ISLM के साथ का। तो आपके पास इवैल्यूएट करने के लिए थ्योरी को, मॉडल्स को, एक बैलेंसिंग सिचुएशन होनी चाहिए। और पॉलिसी रेलेवेंस, मतलब वो चीज रेलेवेंट होनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी से कनेक्ट करके दिखा दो, किसी और इकोनॉमी से कनेक्ट करके दिखा दो, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया फेवर एग्जाम्पल्स ही लिखने हैं, आप दुनिया के कहीं और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। सो इन IAS मैक्रो कोहेरेंस मैटर्स मोर देन कवरेज। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज और बैच के रिलेटेड है, तो आप सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा PDF लेना ना भूलें, और हीट मैप मैट्रिक्स, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो था। आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी, स्टैट्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, और लास्ट वाले में मंथ ऑन मंथ स्ट्रैटेजी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।